अस्सलाम वालेकुम रादरान, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा और हमें दावत दी। हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत अहम मौजू पे आपने ये गुफ्तगू रखी है। आजकल ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन और पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इसका क्या लिमिट है और इसकी क्या कितनी इजाजत है, इस पूरे मौजू पे आपने बहस रखी है। और आजकल हम सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में कर्नाटका में जो हिजाब को लेकर के इस वक्त एक अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और यकीनन उसकी वजह से ही शायद आप लोगों ने ये गुफ्तगू भी रखी है। तो बिल्कुल सही है इस सवाल से, इस पूरे इशू को देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में रिलीजियस फ्रीडम को लेके या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेके किस तरह की बात कही गई है और अब तक कोर्ट का क्या अप्रोच रहा है, तो हम उसके ऊपर कुछ ध्यान देंगे। साथ में जो अभी जिस वजह से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कर्नाटका में मसला आया है, उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ रोशनी डालें। और मेरे अपने जो ख्यालात हैं, जाहिर है यहाँ पे तो अब कोर्ट में एक तौर पे हमें क्या लगता है किस तरह का अप्रोच इख्तियार होना चाहिए। हम उन्हें कहा था, लुकमान भाई से भी जब उनसे बात हुई कि आखिर में सवाल जवाब का भी कुछ वक्त रहे तो अच्छा है। आप लोगों के जो सवालात हों सिर्फ ये हिजाब के मसले को नहीं लेके, बल्कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के, मतलब हमारा जो एक दावत को लेकर के एक पूरा फरीजा दावत है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मसाइल हैं जो वक्तन फक्तन पेश आते रहते हैं। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उन सारे इश्यूज पे, आपको जिस भी तरह के सवालात हो इंशाअल्लाह उनको भी हम टेक अप करेंगे। तो बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। आईन में आर्टिकल 25 है जो कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये उस आर्टिकल का टाइटल है जो कि आपको ये बताता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी कि पहले ही एक रिस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर में कोई किसी भी तरह का इंटरफियरेंस किए बिना हर इंसान को, ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, यानी कि हर शख्स को एक बुनियादी हक दिया गया है कि वो अपने जमीर के हिसाब से, अपने अकीदे के हिसाब से, अब जो भी उसकी अपनी जमीर की आवाज है उसके हिसाब से वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, उसके अकीदे को अडॉप्ट कर सकता है, उसके प्रैक्टिसेस को, और उसको प्रोफेस कर सकता है। तो इसमें पहली बात तो हम यही देखें कि किस चीज की इजाजत दी गई है, क्या ये आर्टिकल किस चीज को एक्चुअली में अलाउ करता है। तो उसको आप तीन चीजों में बांट सकते हैं। पहली बात तो ये है कि फ्री बिलीफ, यानी कि अपने बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी जबर के अपने जमीर की आवाज को सुनना और उसके हिसाब से किसी भी अकीदे को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी फेथ या बिलीफ को अडॉप्ट करना। पहला तो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। दूसरा है अपने उस अकीदे के, अपने उस जो आपने अकीदा इख्तियार किया है, अपने जमीर की आवाज को सुन के उस अकीदे से मुताल्लिक कुछ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, कुछ सिंबल्स को अडॉप्ट करना, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको उस अकीदे से, उस रिलीजन से, उस फेथ से आइडेंटिफाई करे, ऐसी चीज को अडॉप्ट करना और ऐसे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। मसलन जैसे अगर मुसलमानों के केस में देखें तो हिजाब बहुत क्लियरली एक ऐसी चीज निकल के आती है, या अगर सिखों के केस में देखें तो पगड़ी और किरपान और बहुत सारी, तिलक को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। ईसाई भाई जो क्रॉस पहनते हैं उसको भी आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। ऐसे सिंबल्स को अडॉप्ट करना जो कि आपके अकीदे से आइडेंटिफाई होते हैं, और ऐसी प्रैक्टिसेस, यानी कि रमजान में रोजा रखना, नमाज पढ़ना दिन में 5 वक्त की, मंदिर जाना, ये जितनी भी आउटवर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो एक रिलीजन प्रिस्क्राइब करता है, उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, इसकी भी आपको एक इजाजत, मतलब इसका भी आपको हक दिया गया। इजाजत वर्ड यहां सही नहीं होगा, उसका भी एक फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है। और तीसरी चीज है, जिस अकीदे को आप सही समझ रहे हैं उसको प्रोमोट करना, उसके आइडियाज को प्रोपगेट करना, दूसरों तक उसको पहुंचाना, वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये एक लाजमी कॉन्सिक्वेंस, ये बात असल में ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, ये
एक लाजमी नतीजा है। जब आप कोई अकीदे को मानेंगे, उसे सही समझेंगे, आपका ईमान होगा, तो आप उसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। इस बात को आईन रिकॉग्नाइज करता है और आपको ये फंडामेंटल राइट देता है। अब ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस फंडामेंटल राइट की शुरुआत ही आईन में, आमतौर पे आप देखिए किसी भी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, तो पहले आपको राइट बताया जाता है, फिर उस पर रिस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी कि पहले ही वो बता रहा है कि अमन व अमान और जो समाज में एक कोई किसी गलत तरह की प्रैक्टिसेस ना हो, सोशल हेल्थ और सोशल मोरालिटी के अगेंस्ट कोई प्रैक्टिस ना हो, इन रिस्ट्रिक्शंस को पहले ही वो सामने रख रहा है और उसके बाद इस हक की बात कर रहा है। तो वो बता रहा है कि ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। अब आप फर्दर अगर इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इसमें वो रिस्ट्रिक्शंस किस नेचर के हैं उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। मसलन हिंदुस्तान में आपको मालूम है एक बड़ा रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ मगरिबी ममालिक के बिलमुकाबिल, हालांकि ये कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पे मगरिब में जो चर्च और स्टेट का जो एक डिफरेंशिएशन हुआ है, हिंदुस्तान में वो उतना क्लियर और उतना इंट्रेंच नहीं है। यहाँ आमतौर पे एक आम इंसान की जिंदगी में उसका जो मजहब है, मैं अकीदे का यहां लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं रिलीजन, जो कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और बहुत सारे ट्रेडिशंस को साथ लेकर के चलता है, उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। एक हर आम इंसान, तकरीबन हम हर आम इंसान की जिंदगी में उसका बड़ा असर होता है। और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मजहब से मुताल्लिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो आप मदरसा हो, कोई जामिया हो, चाहे वो कोई मठ हो, कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वो सिर्फ वो बड़े पैमाने में पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्योंकि हैं, ये दुनिया में चलने वाले कुछ मदरसे हैं, कुछ स्कूल हैं, कुछ रिलीजियस, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, उसकी जमीनें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर सवाल आता है कि उन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट भी होगा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी होंगी जिनका रिलीजन से लेना देना नहीं होगा। मसलन कोई मदरसा है, उसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, तो उनके एम्प्लॉयमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उनको कुछ सैलरी दी जाएगी, उनको रहने की जगह दी जाएगी। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं किसी जामिया के, तो उन बच्चों के कुछ लिविंग कंडीशंस के मुतालिक कुछ हुकूक होंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे यहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड हैं जिनका रिलीजन से लेना देना नहीं है, जिसको आप सेक्युलर एक्टिविटी या दुनिया, जिसको अगर हम अपने टर्म्स में बोले तो एकदम खालिस दुनियावी एक्टिविटी बोल सकते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने मेंटेनेंस के लिए करते हैं। तो इस आर्टिकल में आप आगे देखिएगा तो आपको उसकी झलक मिलेगी कि स्टेट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को वाजे किया है कि ये कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी सेक्युलर एक्टिविटी जो कि खालिस स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या एक सोशल एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, उसमें आपको हक नहीं मिलेगा कि आप कहें कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। उसको रेगुलेट करने का, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई कोई सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने का हक स्टेट को मिलता है। इसका आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह है, वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां लोगों का अकीदा जुड़ा है, लोग जाते हैं, वो अपने अकीदे के हिसाब से वहां जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। दुकानें हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं जिनकी इनकम से दरगाह के ट्रस्ट को पैसा मिलता है। तो वो सारी जो कनेक्टेड एक्टिविटीज हैं, उनको आप रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कह सकते, वो सेक्युलर या दुनियावी एक्टिविटीज हैं जो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है। ऐसे ही जो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, उनकी बहुत सारी जमीनें हैं, कई कई गांव के इनकम में जमीनें हैं, एग्रीकल्चरल इनकम है, दुकानें हैं, बहुत से और बिजनेसेस और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस करते हैं। उन सब को रेगुलेट करने का हक स्टेट को है। इसीलिए आप देखिए अजमेर शरीफ दरगाह का बाकायदा एक एक्ट है उस एक्ट के तहत जो है वो उसके
सारे फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जाता है। इसी तरह से आप देखिए गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक है जो कि गुरुद्वारों को कैसे रन किया जाएगा उसका मैनेजमेंट देखती है। तो वो प्रबंधक कमेटी में बैठने को जत्थेदार जो उनके स्पिरिचुअल जो हेड है वो भी बैठते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी बैठते हैं जिनका रिलीजियस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, जो गुरुद्वारे के प्रॉपर्टीज और उससे कनेक्टेड इनकम्स को मैनेज करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो लीगली रेगुलेट होती हैं और स्टेट उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बना सकता है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्योंकि ये एक मदरसे या एक मंदिर की जमीन है तो इसके लिए स्टेट कोई कानून नहीं बनाएगा, ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, बल्कि वहां पे स्टेट का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो खुद आइन के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो प्योरली रिलीजियस नहीं है उसके रेगुलेशन के लिए स्टेट कानून बना सकता है। मतलब स्टेट इसके लिए तो कानून नहीं बना सकता कि आप नमाज किस वक्त पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद की प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए या मस्जिद की पुरानी दिल्ली की जैसे जामा मस्जिद है उसके नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, तो उन दुकानों के चलने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। उन दुकानों के चलने में कोई ऐसी काम हो रही है जिससे किसी की हक तलफी हो रही हो, भी कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस रिलीजियस एक्टिविटी में आपको राइट दिया गया है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड सेक्युलर एक्टिविटी में नहीं। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं और स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि इस डिफरेंस की वजह से एक पूरा जुरिस्प्रूडेंस, एक पूरा कानून की समझ पैदा हुई है जो आज हम जिन मसलों को झेल रहे हैं उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। इसको हम देखेंगे अभी। उसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन है कि सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए जो पहले इस आर्टिकल के शुरुआती जो अल्फाज हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तो यानी कि कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि सोशल ऑर्डर के या पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो उसको रेगुलेट करने के लिए भी स्टेट कानून बना सकता है। फिर उसमें वो अकीदे के खिलाफ भी जाए तो उसको रोका नहीं जा सकता। मसलन एक स्पेसिफिक आर्टिकल है आइन में जो अनटचेबिलिटी को, छूअछूत वाली जो परंपरा है उसको सिरे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है। या फिर खास करके इस आइन के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मंदिरों में किसी खास कास्ट को अगर रोका जा रहा है आने से तो उस रुकावट को खत्म करने के लिए स्टेट कोई इकदाम कर सकता है। वहां पे फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपका अकीदा ये बताता है कि फला जात के लोगों की मंदिर में एंट्री नहीं है, उस आर्ग्यूमेंट को नहीं देखा जाएगा वहां पे, बल्कि एक सोशल रिफॉर्म के पर्पज से उसको अमेंड किया जाएगा। तो इसी से अगर आप देखिए ये इन एक्सेप्शंस और इन रिस्ट्रिक्शंस से अगर आप देखिए तो एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होना शुरू होता है कि आइन ने आपके अकीदे की प्रैक्टिस को, उससे निकलने वाली प्रैक्टिसेस को और उसके प्रोपगेशन को, यानी उसको दूसरों तक उसकी दावत दे पहुंचाने का आपको पूरा हक दिया है। लेकिन जहां पे भी वो हक किसी और के हक से टकराएगा वहां पे स्टेट को इंटरवीन करने का राइट मिल जाएगा। यानी कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस का जो फ्रीडम है, आपका वो फ्रीडम तब आपको नहीं मिलेगा अगर वो प्रैक्टिस किसी और के फंडामेंटल राइट से या किसी और के राइट्स के एंजॉयमेंट से टकरा रही है। ये एक बहुत बुनियादी प्रिंसिपल है जो सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में नहीं है, हर ही फ्रीडम के बारे में ये बुनियादी एक चीज कही जाती है कि आप ये तसव्वुर कीजिए कि आपके हाथ में एक छड़ी है, उस छड़ी पे एक डोर बंधी हुई है, आप उस डोर को उतनी दूर तक घुमा सकते हैं जब तक कि वो जाकर किसी और की नाक पे ना छुल जाए। जैसे ही आपके हाथ में छड़ी या आपके हाथ में जो डोर है वो जाकर किसी और की नाक पे टकराएगी, वहां पे फिर स्टेट का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा कि वो इंटरवीन करे और किसी और के राइट में आपको इंटरफियर करने से रोके। तो ये एक इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए जब भी कोर्ट के सामने कोई मसला आता है, जब भी रिलीजियस प्रैक्टिस को समझने का कोई मसला आता है, तो उसमें ये बिल्कुल एक अनकंटेस्टेड चीज है कि किसी और के हुकूक में इंटरफियरेंस के नाम को आप रिलीजन या अपने रिलीजियस अकीदे के नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। ये एक आइन में जो राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, उसके अंदर इनकोडेड है, उसके अंदर मौजूद है। साथ ही में अब हम उस मुद्दे की तरफ आते हैं जिसमें जड़ है आज के मसले की। ये जो चीज है कि स्टेट जो है वो आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस का फ्रीडम दे रहा है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होने वाली सेक्युलर प्रैक्टिसेस को वो रेगुलेट कर सकता है।
इसकी वजह से शुरुआती दौर में जैसे ही आइन आया 1950s का जो एरा था उसमें कई सारे केस सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे हाई कोर्ट्स के सामने आए जो कि अक्सर मंदिरों के या दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज थी, खास करके मंदिरों से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज थी, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड कई सारे डिस्प्यूट्स थे, जिसमें मंदिर का मैनेजमेंट अक्सर ये क्लेम करता था कि ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है और या हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर प्रोटेक्टेड है, हम इसमें आपको मुदाखलत नहीं करने देंगे। और स्टेट की तरफ से कहा जाता था कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है बल्कि ये एक सेक्युलर प्रैक्टिस है। तो उसमें क्या रिलीजियस है क्या सेक्युलर है ये फर्क करने के लिए एक टेस्ट डेवलप हुआ कि आप ये प्रैक्टिस एसेंशियली रिलीजियस है या एसेंशियली सेक्युलर है। मसलन आप अपने मंदिर में किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, मस्जिद में किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं झाड़ू देने के लिए या वहां पे माइक लगाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तो उसको आप जो तनख्वाह दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो एक सेक्युलर एक्टिविटी है, वो एक दुनियावी एक्टिविटी है, उसमें आपके मजहब का लेना देना नहीं है उससे। लेकिन वहीं पे ये मसला कि अब मंदिर में कोई लंबा कीर्तन हो रहा है, 2-2 3-3 दिन कुछ चलना है, तो उसमें कई लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, उनसे बहुत से काम लिए जा रहे हैं। या मान लीजिए कि बहुत जगह हमारे यहाँ कुरान खानी होती है, उसके लिए बच्चों को बिठाया जा रहा है, तो वो फिर एक एसेंशियली रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाती है, जहां उसका मकसद जो है वो कोई फाइनेंशियल गेन या उसका मकसद जो है कोई इकोनॉमिक या सोशल एक्टिविटी करना नहीं है, बल्कि वो एक रिलीजियस एक्टिविटी ही है जिसके लिए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मंदिर में कोई दुकान लग रही है प्रॉपर्टी में, उस दुकान में क्या में किस तरह का बिजनेस होगा, ये एक सेक्युलर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन मंदिर के अंदर ये कीर्तन हो रहा है, उसके लिए बहुत सारा हवन का सामान खरीदा जा रहा है, ये कहने को ये दुनियावी एक्टिविटी है लेकिन ये एसेंशियली रिलीजियस है, इसका पर्पस जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस को करना है। तो यहां से स्टेट ने निकाला, ये कोर्ट्स ने डेवलप किया एक प्रिंसिपल के एसेंशियली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कोर्ट नहीं छेड़ेगी और जो प्रैक्टिसेस एसेंशियली रिलीजियस नहीं है उनमें मुदाखलत की जा सकती है। अब हुआ क्या, ये तो शुरुआत थी, आगे आने वाले दिनों में कई ऐसे मामला आए जिसमें कि इसका मतलब थोड़ा बदल गया। मतलब आप देखिए, शुरुआत में इसका मतलब यह था कि सेक्युलर प्रैक्टिस और रिलीजियस प्रैक्टिस में डिफरेंशिएट करना और यह तय करना कि क्या चीज रिलीजन के दायरे में आएगी और कौन सी एक्टिविटी जो है वो रिलीजियस नहीं है, वो सेक्युलर है। लेकिन एक केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसमें कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हैं तो आप 2 शादियां नहीं कर सकते, आपकी बाइगेमी के खिलाफ, मतलब एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट रूल्स में है कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया, एक हिंदू शख्स था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, जिसका यह कहना था कि हिंदू धर्म में यह जरूरी है कि आपका जो क्रियाक्रम है, जो आखिरी आपके जो लास्ट राइट्स हैं, वो आपका बेटा करे, और अगर आपका बेटा नहीं पैदा हो रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए शायद ये जरूरी हो कि आप दूसरी शादी करें ताकि उससे आपका बेटा पैदा हो, क्योंकि क्रियाक्रम बेटे के हाथ से होना हमारे रिलीजन में एसेंशियल है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके जवाब में ये किया कि उन्होंने हिंदू कई सारे टेक्स्ट देखे, कई सारे उनकी जो कानून की किताबें हैं या उनके जो अलग अलग रिलीजियस कमेंट्रीज हैं जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स ने लिखी हैं, और उसको देख करके उसने कहा कि ये यकीनन एक प्रैक्टिस तो है लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। कहीं भी हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि बेटे के हाथ से ही क्रियाक्रम होना जरूरी है, इसलिए हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। माजर चाहूंगा, ये दिल्ली के मौसम ने गले का थोड़ा बुरा हाल किया है, तो आप लोग जरा गुजारिश है मेरी। तो इसमें आप देखिए कि एक चेंज हो गया। पहले ये जो एसेंशियली रिलीजियस था, इसको लिया जाता था रिलीजियस और सेक्युलर प्रैक्टिस में फर्क करने के लिए, लेकिन यहां कोर्ट ने क्या किया, क्या चीज एसेंशियली रिलीजियस है, यानी क्या चीज रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है और एसेंशियल पार्ट नहीं है, उसमें फर्क करना शुरू कर दिया। आपका अकीदा तो है कि आपको आपका क्रियाक्रम बेटे के ही हाथ से होगा, लेकिन कोर्ट ये देखेगा क्या वाकई हिंदू धर्म में ये अकीदा है, और अगर है तभी उसको माना जाएगा, नहीं तो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये फर्क करना कोर्ट ने शुरू किया कि व्हाट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये मामला और बड़ा हो गया। उस 1958 में सुप्रीम कोर्ट में एक हाजी कुरैशी वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें के कोर्ट के सामने जो काउ स्लॉटर है उसके ऊपर मैटर आया था कि ये हमारे मजहब में क्योंकि कुर्बानी करना बकरीद के मौके पे जरूरी है, तो हम ये जो काउ स्लॉटर पे बैन है उससे एक्सेप्शन मांगा गया था। तो उसमें कोर्ट ने ये देखा कि गो के गाय की कुर्बानी करना अलाउड है इस्लाम में, लेकिन इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उस प्रोहिबिशन को बरकरार रखेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे ये कोर्ट की प्रैक्टिस बन गई कि ये कोई भी मामला जब उनके सामने आए तो वो ये देखने लगे कि इस मजहब में ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, अगर है तो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, नहीं है तो हम उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे। आप देखिए 3 तलाक वाला भी जो मामला था उसमें यही हुआ। उसमें अगर आप उस जजमेंट को पढ़िएगा, खास करके जस्टिस कुरियन जोसेफ का जो 27 पेज का बहुत छोटा सा ओपिनियन है, उसमें उन्होंने पूरा, आपको लगेगा कि सूरह तलाक के ऊपर एक तफसीर लिखने की कोशिश की है। और आप अगर देख पढ़िएगा तो आप में से बहुत से कुरानियात के स्टूडेंट्स हैं, एक डिसेंट तफसीर लिख दी है, मतलब एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसमें आपकी डेवलप हो जाएगी सूरह तलाक की, जो जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लिखा है। और उसके नतीजे में उन्होंने ये पाया कि तलाक का जो है एक खास तरीका कुरान में दिया है, और एक वक्त 3 तलाक देना जो है कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की। बहुत सारे दूसरे इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करते हैं, खुद कुरान में एक दूसरा तरीका बताया गया है, इसलिए 3 तलाक देना जो है आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आर्टिकल 25 में उसे प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, इसलिए उसको रद्द किया जाए। तो आप ये देखिए, इसमें अब बहस ये नहीं है कि आप 3 तलाक के ऊपर क्या मौकफ रखते हैं, बात यह है कि इस पूरी चीज में सुप्रीम कोर्ट को जो करना पड़ा वो ये था कि उसे कुरान का और अहादीस का एक आलिम बनना पड़ा, फिक्ह का उसको एक आलिम बनना पड़ा, और फिक्ह के ऊपर उसको एक डिसीजन, मतलब एक फकीह बन के उसको एक फिक्ही ओपिनियन देना पड़ा। इसी तरह से कोई हिंदू धर्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें हिंदू ग्रंथों को और रिलीजियस स्कॉलर्स को स्टडी करके हिंदू रिलीजन पे कोर्ट ने एक कमेंट किया। ऐसे ही बहुत सारे, एक केस है बहुत मशहूर जेहोवाज विटनेस का, जहां पे मतलब उनका नेशनल एंथम में खड़े होने को लेकर के, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे आप देखिएगा कोर्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी का वो जो एक सेक्ट है जेहोवाज विटनेस, उसके फिर टेक्स्ट और उसके डॉक्ट्राइन में चला गया और देखने लगा कि उसमें क्या एसेंशियल है क्या नहीं है। तो ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट डेवलप हुआ है, एक पूरा जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट हर धर्म का धर्मगुरु उसको बनना पड़ता है जब उसके पास कोई मसला आता है। और इस वजह से ये सारे डिस्प्यूट आते हैं कि कोर्ट जो है वो रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है और ये बता रहा है आपको कि आपके रिलीजन की ये चीज एसेंशियल है और ये चीज नहीं है। तो ये टेस्ट जो है अब हमारे जूरिस्प्रूडेंस में इंट्रेंच हो गया है, इसी टेस्ट को फॉलो किया जाता है, उसी के नतीजे में आज आप ये आज का मसला देखिए हिजाब को लेकर के ये पूरा कंट्रोवर्सी उठी, उसके ओरिजिन वगैरह में हम नहीं जाएंगे, वो आज का मौजू नहीं है। लेकिन कोर्ट में जब गए पिटिशनर तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधे सीधे जाके कहा कि आयत हैं जो कि हमें बताती हैं कि सूरह अहज़ाब की और दूसरी आयत उन्होंने कोट की, आपको ढक के रखना चाहिए। उन्होंने कई वाकिफ है उन सारी कुरान की आयत और उन अहादीस से, उस सबको कोट करके उन्होंने ये कहा कि किसी भी मुस्लिम औरत के लिए ये फर्ज है कि वो हिजाब करे, उसके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, इसलिए आप इसको मत रोकिए, उनको हिजाब पहन के जाने दीजिए। अब हम और आप ये मान सकते हैं कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन आप देखिए अब कोर्ट के सामने क्या पोजीशन है। कोर्ट को अब ये बताना है कि क्या हिजाब हर मुस्लिम लड़की पर फर्ज है या नहीं है। मान लीजिए कि वो, अब जाहिर कुरान की आयत है, हमारे हम में से ज्यादातर का अकीदा भी है कि वो होगा फर्ज, लेकिन वो है फर्ज, लेकिन उसके कोर्ट को ये कहना पड़ेगा। अगर कोर्ट ये कहता है कि वो फर्ज है तो वो खवातीन जो मुस्लिम खवातीन जो नहीं करती हैं हिजाब, फिर उनका क्या होगा? क्या इन इफेक्ट कोर्ट उनसे ये कह रहा है कि उनको भी हिजाब करना चाहिए? तो एक सेक्युलर स्टेट में ये एक बहुत ही, या अगर कोर्ट जो जिसका कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कह देता है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, कोई बहुत से इंटरप्रिटेशन ऐसे भी हैं
माइनॉरिटी है, लेकिन है इंटरप्रिटेशन जो सर के ढकने को भी या मुंह के ढकने को, बहुत सारी चीजों को नहीं मानते कि एसेंशियल है, जो हिजाब का बिल्कुल दूसरा मतलब लेते हैं। ऐसे इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है, आप लोग उससे वाकिफ। तो कोर्ट मान लीजिए उनको कोर्ट करके कोई डिसीजन दे देता है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस तो नहीं है, इसमें तो डिबेट है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही सूरत हाल में देखिए कि कोर्ट का कितना एब्सर्ड पोजीशन है कि वो हमारे लिए फैसला करे कि हिजाब हमारे दीन का अहम हिस्सा है या नहीं है। तो ये पूरा टेस्ट ही जो है, और अल्टीमेटली आप देखिएगा जब ये फैसला आएगा तो कोर्ट को ये करना पड़ेगा, और इसीलिए आपको बहुत सारे एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी अभी इस पूरे दौरान मिलेंगे। मसलन कल वो चीफ जस्टिस को बता रहे थे कि किस तरह से हमारे लिए एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो चीफ जस्टिस उससे पूछने लगे, अच्छा आप कह रहे हैं कि आपका एसेंशियल प्रैक्टिस है तो हम सर ढकना अलाउ कर दें, तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी लड़की को एकेशिया की बीमारी है कि उसके मुंह पे बर्स के दाग हो, धब्बे हो, और वो उसको छुपाने के लिए अगर अपना चेहरा ढकना चाहे, तो क्या आप उसको भी अलाउ करेंगे? तो एक एब्सर्ड सा सवाल है, यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, चीफ जस्टिस कुछ और सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह के एब्सर्ड से सवाल आएंगे क्योंकि कोर्ट एक एब्सर्ड पोजीशन में, उसको डिसाइड करना है, इस्लाम का, दीन का, कुरान का इंटरप्रिटेशन देना है उसको, और डिसाइड करना है कि मुस्लिम खवातीन पर अल्लाह ताला ने किन चीजों को फर्ज किया और किन चीजों को ऑप्शनल किया है। मुमकिन ही नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए कि एक मुल्क की सेक्युलर कोर्ट किसी के लिए डिसाइड करे कि ये आपके मजहब का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। उसके बजाय जो हम तजवीज देना चाहेंगे, जो सही मानों में जो आइन की स्पिरिट भी है, और जो आपको जो अक्ल भी जिसको तस्लीम करती है, और एक प्लूरल समाज में, एक सिविल सोसाइटी में किस तरह से डिफरेंट रिलीजियस तबके साथ में रह सकते हैं, अगर उस सब को नजर में रखा जाए, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, ये डिसाइड करना कभी भी कोर्ट का काम नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट के सामने कोई डिस्प्यूट आया है, तो वो फैसला करने के लिए खुद आर्टिकल 25 में उसके पास पूरी रहनुमाई मौजूद है। आर्टिकल 25 ये बता रहा है कि कोई चीज मतलब आपको ये हक है कि आप अपने अकीदे से वाबस्ता जो प्रैक्टिस है उसको, कोई भी जो या तो रिलीजियस सिंबल है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, या कोई भी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब हिजाब जो है वो फर्ज है या नहीं है, इसमें कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है। बात ये बिल्कुल वाजे है और साफ है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका हिजाब को एक रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे फॉलो करता है। उसके लिए वो कुरान और अहादीस से अपना जवाब भी लाते हैं और बताते हैं कि इस वजह से ये हमारे रिलीजन का एक प्रैक्टिस है, एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस भी है, 1400 साल से लोग कर रहे हैं। तो बहुत से दलाइल हैं ये बताने के लिए कि कई मुसलमान, जिसमें कि वो पिटिशनर भी मौजूद हैं, इसको अपने रिलीजन का हिस्सा मानते हैं, अपने अकीदे का हिस्सा मानते हैं। ये कोर्ट के लिए काफी होना चाहिए। कई मुसलमान ऐसे भी हो सकते हैं जो इसको अपने अकीदे का हिस्सा ना माने, वो कोर्ट के लिए माने नहीं है। कोर्ट के सामने जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसे मानते हैं, तो उतना काफी है। उसके बाद कोर्ट को क्या देखना है, वो आर्टिकल में उसमें लिखा ही हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी कि उस रिलीजियस प्रैक्टिस से पब्लिक ऑर्डर का कोई नुकसान अगर हो रहा है, मोरालिटी का कोई नुकसान हो रहा है, पब्लिक हेल्थ का कोई नुकसान हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप मना कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप अलाउ कर दीजिए। हिजाब के मसले में तो ये इशू था ही नहीं, एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिस है, एक लड़की जो है वो अपना सर ढक के जा रही है, उससे किसी और के राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे, किसी और के हुकूक के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं की जा रही। आप जो है वो खुद, मतलब इसको बल्कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी आप नहीं देखिएगा। सही मानों में आप कहिए तो हिजाब का मसला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कपड़े आप क्या पहनेंगे ये आपका एक एक्सप्रेशन है। अभी ठंड हो रही है, मैंने एक मफलर लगाया है, मफलर की जगह मैं स्वेटर भी पहन सकता था या फिर एक शॉल पहन सकता था। ये कपड़े में क्या पहनूंगा मेरा एक अपना डिसीजन है, वो मेरा एक्सप्रेशन है, मैं अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा हूं आपके सामने। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट टू प्राइवेसी से आता है। उसमें रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, उसमें कोर्ट को जाने की जरूरत भी नहीं थी। उसको सिर्फ ये देखना था कि इस प्रैक्टिस से किसी और के अकीदे, किसी और के बिलीफ के ऊपर कोई गिरफ्त तो नहीं हो रही है, उस पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ इतना उससे देखने की जरूरत थी और ये मसला हल हो जाता। यही मसले पहले भी 3 तलाक के मसले में आपको शायद मालूम होगा
कि बाकायदा जमीयतुल उलमा ने जो पिटीशन फाइल की, उन्होंने लंबी लंबी कमेंट्री कुरान हदीस से नहीं, हिदाया से और दूसरी जो हनफी मकतबा फिक्र की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, फतावा आलमगीर के वक्त में जो कंपाइलेशन हुआ था फतावा का, उन सब चीज के उन्होंने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें फाइल किए थे, जिसके ऊपर कोर्ट ने बैठकर बड़ी जिरा हुई और कोर्ट ने उनको स्टडी किया। उस सब की कोई जरूरत नहीं थी, आपको उसमें सिर्फ ये देखना था कि ये एक मसला है, कुछ लोग इसको मानते हैं। कोर्ट के लिए एक सवाल ये था कि उस बैक वक्त 3 तलाक देने से किसी और के हुकूक को पामाल तो नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि कोर्ट ये पाता कि उनके हुकूक की पामाली हो रही है, फंडामेंटल राइट है कोई जो कि उससे इन्फ्रिंज हो रही है उन खवातीन की जिनको तलाक दी जाती है, वो एक अलग बहस होती है, उसमें अलग तर्ज पे बहस होती। ये पूरी बहस ही होना कि वो मजहब का हिस्सा है या नहीं है, ये बहस ही बिल्कुल एब्सर्ड है और नामुनासिब है एक सेक्युलर कंट्री के कोर्ट में होना। और ये सवाल भी आपको पूछना पड़ेगा कि रिलीजियस लॉ क्या है, फिक्र क्या है, किसी भी रिलीजन का कानून क्या है, इसको समझने में, इसको जानने में, इसके ऊपर एक राय बनाने में लोग अपनी जिंदगियां लगाते हैं। लोग कितना पढ़ते हैं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, खास एक तालीम मिलती है, उसके बाद जाकर के आप कहीं उस पोजीशन में पहुंचते हैं कि आप एक ओपिनियन दे सके। तो जो लोग ऐसे लोग जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है उस सब्जेक्ट में, जो उसके बारे में बिल्कुल ना वाकिफ है, अचानक एक केस आता है, उस केस में 2 पार्टीज के वकील उनके सामने आते हैं और वकील होते हुए हर तरह के दलाइल उनके सामने रखते हैं। उन दलाइल को नाप करके एक फैसला देना और एक पूरे मजहब में क्या उस मजहब का हिस्सा है क्या नहीं है, ये फैसला कर देना। तो हम ये कह रहे हैं कि इस सेक्युलर मुल्क में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी भी है। तो ये मतलब अपने आप में कितनी गैर मुनासिब बात है, और इस तरह से ये कभी भी डिसीजन होना भी नहीं चाहिए। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो आइडिया है उस पर बहुत क्रिटिक लोगों ने किया है, और ये जो हिजाब वाला केस है उसमें वो क्रिटिक खुल के आया है कि असल में ये जो मसला था, ये पहली बात तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला था, राइट टू प्राइवेसी का मसला था, और सबसे बड़ा ये एजुकेशन का मसला था। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आने वाले लोगों में आप तफरका करेंगे या नहीं करेंगे, क्या सिर्फ किसी के एक रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से आप उसको बाहर रखेंगे? ये बुनियादी सवाल था जो कि इस पूरी बहस में मिस आउट हो गया है, और पूरी बहस इस पे चली गई है हिजाब सही है या गलत है, इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है, जो कि बिल्कुल इस वक्त का मौजू नहीं था। उसके साथ आप ये भी देखिए, अच्छा इसमें कई लोगों का, हमारे बहुत से खास करके जो लिबरल तबका है उसका ये ऑब्जेक्शन है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले सरकारी इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस सिंबल अलाउ नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ से आप देखिएगा तो जो फ्रेंच सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है, फ्रांस में जो सेक्युलरिज्म का आइडिया राइज है, जो दुनिया में कई जगहों पे माना जाता है, उसके हिसाब से आप देखिएगा तो यही सही पोजीशन है। टर्की में भी सालों तक उन्होंने यही किया था, लेकिन हिंदुस्तान में पहले दिन से सेक्युलरिज्म की ताबीर इस तरह से नहीं की गई है, बल्कि ऐसे की गई है कि हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाएगी, स्टेट खुद कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करेगा। आप देखिए, लेकिन होता तो वो भी नहीं है। आप हर पुलिस थाना जो है, हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, खैर वो एक दूसरी बहस है। आप खुद आर्टिकल 25 में देखिए तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है खास के, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। यानी खास के उसमें इस बात को वाजे किया गया है कि किरपान का पहनना, जो कि आप जानते हैं एक वेपन है, एसेंशियली एक चाकू है, एक तलवार जैसी चीज है, जो सिख धर्म में जो 5 उनको चीजें बताई गई हैं, पगड़ी है, वो उन 5 चीजों का एक हिस्सा है वो किरपान रखना भी हर वक्त। तो वो किरपान के रखने को बाकायदा रिलीजियस प्रैक्टिस का प्रोफेशन, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना तस्लीम किया गया है आईन में। और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी आया था, कई दफा आ चुका है, कि क्लासरूम के अंदर आप किरपान अलाउ कीजिएगा कि नहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि अगर किरपान के आने से आप ये इंश्योर कर सकें कि कोई खतरा नहीं होगा, किसी को पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा नहीं होगा, वो किरपान सिर्फ रख रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सिर्फ किरपान के रखने को आप डिसअलाउ नहीं कर सकते, आपको क्लासरूम के अंदर
किरपान को अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का ये हिस्सा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो बता रहा है कि पब्लिक स्कूल में आप किरपान लाने को नहीं रोक सकते। उसी तरह से आपका एक जो मैं कह रहा था विजय मैनुअल केरला का ही केस है जिसमें के ईसाई एक सेक्ट है जेहोवाज विटनेस जो अपने आप को कहते हैं, जेहोवा अल्लाह के लिए एक और वो है। तो जेहोवाज विटनेस का ये अकीदा है कि वो सिर्फ जो क्राइस्ट की या खुदा की उनके तसव्वुर में बड़ाई के लिए अगर कोई बात की जा रही है तो सिर्फ उसके लिए खड़े हो सकते हैं, उसके अलावा किसी भी नेशनल या दूसरे सिंबल के ऑनर में वो खड़े होकर के उसको ऑनर नहीं कर सकते। तो नेशनल एंथम पे वो खड़े नहीं हो सकते। ये आर्गुमेंट उन्होंने कोर्ट में दिया और कोर्ट ने इसको तस्लीम किया। कोर्ट ने कहा कि ये आपके अकीदे का एक हिस्सा है, इसमें आपकी लॉयल्टी पे कोई सवाल नहीं है, आपकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ उनके अकीदे का एक हिस्सा है कि वो नेशनल एंथम पे या किसी भी और एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। वो सिर्फ अपने जब मतलब उसकी खुदा की बड़ाई की जा रही है सिर्फ उसके लिए खड़े हो सकते हैं। ये उनके टेक्स्ट में और उनके प्रैक्टिस में पाया जाता है। इसलिए जेहोवाज विटनेस अगर चाहें तो नेशनल एंथम पे ना खड़े हो। यह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी, इसका हक उनको दिया। इजाजत फिर से गलत लफ्ज हो गया। तो ये इस्टेब्लिश जूरिस्प्रूडेंस है हमारे यहाँ कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको आप प्रोहिबिट नहीं करेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, बल्कि आप जब तक कि वो किसी और के राइट से नहीं टकरा रहे हैं, जब तक कि पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं, तब तक आप उनको अलाउ करेंगे। और इसी प्रिंसिपल से अगर आप देखिए तो हिजाब के ऊपर भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसको भी पूरी तरह से स्कूल्स में अलाउड होना चाहिए। रही बात दूसरी, अब वो आर्मी में इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बहुत सारे। आर्मी में पगड़ी को अलाउ किया जाता है लेकिन हिजाब को, या सिखों की दाढ़ी को अलाउ किया जाता है लेकिन किसी और की दाढ़ी को अलाउ नहीं किया जाता। तो इस तरह के बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं और इसमें कोई एक बात नहीं कही जा सकती जो पूरी तरह सही है। लेकिन रियलिटी यह है कि अभी का जो हमारा इस्टेब्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो कोर्ट में जो राइज अंडरस्टैंडिंग है वो डीपली प्रॉब्लमेटिक है। वो कोर्ट को फोर्स करती है कि जिस भी रिलीजन का मसला उसके सामने आया है वो उस रिलीजन पे एक एक्सपर्ट बने और एक हाईएस्ट अथॉरिटी का काम करे, और एक हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए ये बताए कि ये मजहब का अहम हिस्सा है, उस मजहब का एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। तो ये जो है ये अप्रोच कतन सही नहीं है। हमें लगता है कि इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं। बल्कि कोर्ट के सामने हमेशा यही होना चाहिए कि जो शख्स आपके सामने आ रहा है उसका जेन्युइन बिलीफ है कि नहीं है, हवा में कहीं भी कोई बात तो नहीं है। उसके लिए आप देख लीजिए कि इसके लिए कोई जवाज है कि नहीं उनके पास। अगर वाकई में उनके अपने मजहब या तो अपने मजहब की किताबों में या अपने अकीदे के से डिराइव करके या फिर इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस में, सालों से हमारे रिलीजन को ऐसे ही प्रैक्टिस किया जा रहा है, अगर उससे एक बात प्रूव हो रही है तो ये मान लेना चाहिए कि उस शख्स का अकीदा है, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज है ना अल्टीमेटली अकीदा मेरा। तो आपका अकीदा उसको मान लेना चाहिए और उसके बाद सिर्फ ये देखना चाहिए कि उससे किसी और के हुकूक को में इंफ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा है, किसी और के राइट्स में इंफ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा है, और दूसरा ये देखना चाहिए कि लार्जर पब्लिक ऑर्डर उससे बिगड़ तो नहीं रहा है। सिर्फ इन चीजों को देख करके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाएगा उसको अलाउ करना चाहिए। और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला जो टेस्ट है इसको हमें ये लगता है कि इसको रिकंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी ज्यादा वक्त मैं ले चुका हूं इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। जो अभी का बड़ा मसला है और जो इस्टेब्लिश्ड हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और हमें जो उसमें दिक्कतें लगती हैं वो भी आपके सामने बयान करने की कोशिश की। और आज का ये जो हिजाब वाला पूरा मसला है इस कॉन्टेक्स्ट में उसमें भी क्या खदशात हैं और क्या मसाइल पेश आ सकते हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के अगर इस पर कोई सवाल हो तो उन सवाल को हम ले लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जी।